हेलो। मुझे एक ग्रुप से सीजीएसआई परीक्षा 2023 का प्रश्न पत्र मिला है। तो आज हम लोग उस प्रश्न पत्र को हल करके पढ़ेंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद यह होगा कि हम जानें कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आगे आने की संभावना है जो सीजीएसआई का परीक्षा होने वाला है उसमें। इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने इंटरनेट और कई पुस्तकों का सहारा लेते हुए इसके सही उत्तर को जानने का कोशिश किया है और सही उत्तर जानना है। तो इस हिसाब से हम पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है FIH वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक क्या था। तो देखिए, ये परीक्षा 2023 में हुई थी, इस कारण ये करेंट अफेयर के लिहाज से पूछा जा रहा है। तो उस समय इसका आंसर चौथा था। अभी के लिए अगर हम तैयारी करें तो अभी का हम लेटेस्ट करेंट अफेयर को ध्यान में रखें। अगला प्रश्न बोला जा रहा है शस्त्रों के संबंध में कौन सा बोर सामान्य नागरिकों के द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित है। ये जो इंडियन आर्म्स एंड एम्यूनिशन एक्ट है उसके तहत जो ये 315 बोर का जो आर्म्स है वो आम नागरिकों के लिए बैन किया गया है। ठीक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता। सामाजिक कल्याण का सूचक जैसे कि शिशु मृत्यु दर। तो देखिए, अगर शिशु मृत्यु दर कम होगा वो एक अच्छे समाज की निशानी है। महिला साक्षरता जितनी ज़्यादा होगी वो भी एक अच्छे समाज की निशानी है। पीने का पानी अच्छा उपलब्ध हो वो भी एक अच्छे समाज की निशानी है। लेकिन अपराध, अगर कहीं अपराध है ना, तो वो जो है अच्छे सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं है। तो इसका आंसर है डी। अगला देखते हैं चौथा, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, बंदरगाहों का विकास, बी है आधारिक संरचना का विकास, तीसरा है सी है उद्योगों का विकास और डी है कृषि का विकास। तो जब भारत आज़ाद हुआ था और प्रथम पंचवर्षीय योजना आया था उस समय कृषि पर काफ़ी जोर दिया गया था। तो इसका आंसर होगा डी, कृषि का विकास। अगला प्रश्न हम देखते हैं दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है ना। तो सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, विच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। तो यहाँ पर इसका उत्तर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रिक बल। अपकेंद्रिक बल क्या होता है, जो केंद्र से बाहर की तरफ लगता है बल, उसे अपकेंद्रिक बल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण दे रहा हूं, ये है बर्तन, बर्तन में दूध है, अब इसको हम मथते हैं, आप लोग देखे होंगे, ये इसका चक्की है। जब हम घुमाते हैं तो देखिएगा जब बाहर की तरफ बल लगता है और इसी बाहर की तरफ बल लगने के कारण दूध से क्रीम अलग हो जाता है। तो दूध से क्रीम अलग होने की प्रक्रिया में यही अपकेंद्रिक बल लगता है। अगला प्रश्न है यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। अगर हम प्राथमिक घाटे में, प्राइमरी डेफिसिट है ना, उसमें हम क्या करें,
इंटरेस्ट पेमेंट को भी जोड़ दें तो उसे वो कहलाता है फिस्कल डेफिसिट। ये इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, तो वो सब हम पढ़ेंगे तो ये समझ आएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन क्या है? इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। क्या यह सत्य है? नहीं, ये 1835 नहीं है, काफी पुराना हो गया, तो ये गलत है। तो भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण सन 1949 में किया गया था। यह सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करता है? नहीं, ये सामान्य बैंकिंग व्यवसाय नहीं करता। अगला है, यह 1 रुपए के सिक्के की निर्गम एजेंसी है, मतलब इशूइंग एजेंसी, जो इशू करता हो 1 रुपए, तो ये भी गलत है, क्योंकि 1 रुपए का सिक्का और नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाते हैं। तो बच गया ये बी, यही सही है। भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण सन 1949 में किया गया था। अगला प्रश्न है, असत्कार्यवाद जिसका कार्य कारण सिद्धांत है। कार्य कारण सिद्धांत क्या होता है? असत्कार्यवाद, कार्य कारण का जो असत्कार्यवाद का सिद्धांत है वो कहता है कि ये जो कार्य है, जो है ना, वो कारण में पहले से निहित नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए दही, दूध से दही का बनना, तो ये जो दही है दूध में पहले से मौजूद नहीं है, यह दही एक नया शुरुआत है। यह असत्कार्यवाद का कहना है। जैसे घड़ा बना, मिट्टी से घड़ा बना, तो जो एक घड़ा जो है पहले से मिट्टी में मौजूद नहीं था, ये इसका एक घड़ा जो है एक नया शुरुआत है, यही असत्कार्यवाद कहते हैं। इसके विपरीत सत्कार्यवाद ये कहता है कि ये जो घड़ा है, ये दही है, ये पहले से ही मौजूद थी मिट्टी में, है ना, और दही जो है दूध में, ये कोई नई शुरुआत नहीं है, उसी से उत्पत्ति हुई है, ये सत्कार्यवाद कहते हैं। उसके विपरीत ये असत्कार्यवाद कहते हैं कि वो एक नई उत्पत्ति है। ठीक है, तो ये असत्कार्यवाद का सिद्धांत कौन फॉलो करता है? न्याय, न्याय दर्शन जो है असत्कार्यवाद के सिद्धांत को मानता है। और इसके विपरीत अगर सत्कार्यवाद देखा जाए तो सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद को मानता है। अगला प्रश्न में हम जाते हैं, तो इनमें से किस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारक अधिनियम द्वारा उत्सर्जन करने के लिए अनुमति नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इन चारों को उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है। अगला है, वह ब्याज दर जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई ऋण नहीं देता कहलाता है? बेस रेट कहलाता है। ठीक है, तो ये बेस रेट से नीचे कोई भी बैंक किसी भी ग्राहक को लोन नहीं दे सकता। अगला प्रश्न है, यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्यता से युक्त हो गया है तो क्या होगा? पहला है, अध्यक्ष उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। अगला है, सदन 2/3 बहुमत से उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। राज्यपाल उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। राज्यपाल निर्वाचन आयोग के मतानुसार
उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। ये सही उत्तर है। राज्य की विधानसभा में जब किसी के सदस्य की अयोग्यता से युक्त कोई मामला आता है, प्रश्न उठता है, तो उसका निर्णय राज्यपाल लेता है। और किसके मतानुसार? चुनाव आयोग के मतानुसार। अगला प्रश्न है 12वां। किस अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदन समवेत बैठते हैं? तो बोला जा रहा है राज्य विधानमंडल है ना, कई राज्यों में क्या है, 2 हाउस हैं, 2 सदन हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1 सदन है, विधानसभा। कई राज्य हैं, जैसे कि हो गया हमारा कर्नाटक, महाराष्ट्र, है ना, इसमें 2 सदन हैं राज्य में भी। पहला राज्य का विधानसभा, दूसरा राज्य विधानमंडल। तो इन दोनों सदन के संवेद बैठक मतलब जॉइंट सीटिंग के बारे में बोला जा रहा है, कब बैठेंगे। पहला है राज्य विधानसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन के अवसर पर, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर, यदि किसी अधिवेशन पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो उस पर विचार करने के लिए, किसी संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो उस पर विचार करने के लिए। तो देखिए, राज्य विधान मंडल को जो दूसरा सदन है, स्टेट काउंसिल, उसको ज्यादा क्या बोलते हैं, शक्ति प्रदान नहीं की गई है। जिस तरह से राज्यसभा को शक्तियां प्रदान की गई है, सभा के बराबर लगभग, उस तरह की शक्तियां राज्य के दूसरे सदन को, स्टेट काउंसिल को प्रदान नहीं किया गया है। तो इसमें हम देखें तो राज्यसभा के आम चुनाव के प्रथम अधिवेशन में के अवसर पर हाँ, दोनों सदन का जॉइंट सीटिंग तो होता है। अगला है राज्य विधानसभा के प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर भी होता है। लेकिन अगला जो हम पढ़ रहे हैं, यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो उस पर विचार करने के लिए संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जॉइंट सीटिंग के लिए कि जब मतभेद हो तो राज्य विधानमंडल की, है ना, ये दोनों सदन का जॉइंट सीटिंग हो। तो ये गलत हो जाएगा। किसी संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो उस पर विचार करने के लिए ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। ये जो प्रावधान है ये राज्यसभा के लिए है। अगर संशोधन के लिए तो है ही नहीं। राज्यसभा में भी जो संविधान संशोधन होता है अलग अलग पारित होना होता है दोनों सदनों से। तो ये क्या बोलते हैं, लोकसभा राज्यसभा के लिए भी नहीं है। लेकिन जब कोई सामान्य बिल होता है उसमें मतभेद होता है तो राज्यसभा और लोकसभा के बीच में जॉइंट सीटिंग हो जाते हैं, मगर ऐसा प्रावधान राज्य के लिए नहीं है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे और ये ऊपर के दोनों सही। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। अगला है प्रश्न 14वां। सदन की सदस्यता के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? सदन की सदस्यता के संबंध में तो लोकसभा का अध्यक्ष हाँ सदन का सदस्य होता है। राज्य विधानसभा अध्यक्ष, राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष, वो भी वहां के उस राज्य के विधानसभा का सदस्य होता है।
राज्यसभा का सभापति। अगला देखते हैं राज्य विधान परिषद का सभापति। हाँ, ये भी होता है, वहाँ का सदस्य होगा। लेकिन जो राज्यसभा का सभापति है ये कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। वो उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो इसी कारण ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा PSLV-C 53 मिशन द्वारा किस देश के उपग्रहों को अंतरिक्ष भेजा गया था? तो ये सिंगापुर है इसका उत्तर। सिंगापुर के 3 अंतरिक्ष में सिंगापुर के 3 उपग्रहों को PSLV-C 53 के द्वारा भेजा गया था। अगला प्रश्न हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16वां, वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस के किस अभियान को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा पुरस्कृत किया गया है? पुरस्कृत नहीं किया गया है बोला जा रहा है ना। तो इसमें जो समर्पण अभियान है इसको पुरस्कृत नहीं किया गया है। इसके अलावा जो संवेदना अभियान, अभिव्यक्ति अभियान और साइबर मितान अभियान, इसको वर्ष 2022 में फिक्की महासंघ द्वारा पुरस्कृत किया गया था। देखिए, ये भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है जो उस समय के हिसाब से आया था। अभी जो नया करंट अफेयर होगा या इस समय के हिसाब से वो आएगा। अगला है, मुंडा जनजाति किस नस्ल के समूह से संबंधित है? तो मुंडा, गोंड, हो, ये सभी जो है प्रोटो एस्ट्रेलॉइड समूह से आते हैं। अगला प्रश्न है 18वां, संतुलित बजट से क्या अभिप्राय है? जिस बजट का सकल सार्वजनिक क्षेत्र व्यय उसके सकल आय के बराबर होती है। हाँ, ये एक संतुलित बजट का अभिप्राय है कि जितना आय हो रहा है उतना, जितना खर्च हो रहा है उतना ही आय हो रहा है। खर्च ज़्यादा नहीं है, दोनों का जो एक्सपेंडिचर है बराबर है। राजस्व जितना प्राप्ति हो रहा है उतना ही राजस्व व्यय हो रहा है। एक संतुलित बजट का उदाहरण है। अगर किसी बजट का राजस्व घाटा 0 हो तो ये एक सही अभिप्राय नहीं है। राजस्व घाटा को कम करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर ही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से इसका उत्तर है ए। संतुलित बजट का अभिप्राय होगा कि जितना राजस्व आ रहा है उतना ही राजस्व खर्च हो रहा है। अगला है, दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बड़े बांध में है। तो लगभग जो बड़े बड़े बांध हैं वो चीन और भारत के देशों में ज़्यादा पाए जाते हैं, और यहाँ जितने भी बड़े बांध हैं वो लगभग 57% से ज़्यादा बड़े बड़े बांध हैं यही इन्हीं देशों में पाए जा रहे हैं। खाओ पियो और खुश रहो किसका नैतिक आदर्श वाक्य है? तो ये चारवाक दर्शन का आदर्श वाक्य हो सकता है कि खाओ पियो और खुश रहो। इन्होंने चारवाक दर्शन ने बोला भी है कि घी उधार लेके घी पियो। तो ये इस तरह का भौतिकवादी विचारधारा चारवाक का ही होता है। अगला है,
प्रश्न 21, 1891 के आयु सहमति अधिनियम के प्रति तिलक जी का क्या प्रतिक्रिया थी? तो तिलक जी इसके पूर्ण विरोध में थे कि हमारे बेटियों का शादी का उम्र तय करने का अधिकार सिर्फ हमें ही है। ये इस तरह के किसी भी अंग्रेजों को एक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की तिलक जी की विचारधारा थी और वो ये जो 1891 में आयु सहमति अधिनियम आया था उसके पूर्णतः विरोध में थे। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक लेखा परीक्षक मतलब CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल में क्या समानता है? तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और महालेखा परीक्षक है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन दोनों में क्या समानताएं हैं यह पूछा जा रहा है। तो पहला है नियुक्ति। हाँ, दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वेतन, एक CAG का वेतन और एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का वेतन उसके एक कार्यकाल के समय पे घटाया नहीं जा सकता। और है रिमूवल, इनको हटाने की प्रक्रिया भी समान होती है लेकिन कार्यकाल इनकी सामान्य नहीं होती। ठीक है, तो इसमें समानताएं में देखा जाएगा कि पहला, दूसरा और तीसरा C इसके क्या है, दोनों में सुप्रीम कोर्ट के जज और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल में समानताएं हैं। अगला है प्रश्न 23, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो टू कैंसल द वीटो ऑफ प्रेसिडेंट ऑन अ बिल विच मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड ऑफ ईच हाउस। तो इसके लिए क्या है, साधारण बहुमत। जैसे कि राष्ट्रपति ने अपना वीटो का उपयोग किया और फिर से भेज दिया, फिर से पहुंच गया जो बिल था वो सदन पे, तो साधारण बहुमत से फिर से वो बिल को अगर पारित कर दें तो राष्ट्रपति को उसमें सहमति अपना देना बाध्यकारी हो जाते हैं। तो इसके बहुमत की जो उनके निषेधाधिकार है उसको निरस्त करने की बहुमत की आवश्यकता कितनी है, एक साधारण बहुमत की। अगला है, किस राजनीतिक संस्था पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार ये, एक सेकेंड, तो ये साइमन कमीशन का बहिष्कार ये पंजाब यूनियनिस्ट संस्था ने नहीं किया था। ये मुस्लिम लीग के भी जो एक धड़ है उसने भी क्या बोलते हैं बहिष्कार नहीं किया था, परंतु एक धड़ है उसने बहिष्कार किया था, इस कारण ये उत्तर नहीं होगा। और ये जो पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी है इसने पूर्णतः बहिष्कार नहीं किया था। ठीक है, इसके क्या बोलते हैं साइमन कमीशन के समर्थन में थे। अगला है, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र था। ये जो बयाना का क्षेत्र है नील के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध था। भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण किसने किया था? तो इसका आंसर है C ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने पहले भाषाई सर्वेक्षण किया था। अगला है, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022, देखिए उस समय जो परीक्षा हुआ था उस हिसाब से फिर से ये करंट अफेयर आ रहा है में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है, उस हिसाब से उस समय के हिसाब से इसका आंसर था ये तुर्की।
राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर चाल किया गया है? यहाँ कट गया है, एक सेकेंड, इसको देख लेते हैं इंग्लिश को। इन विच IIT इंस्टीट्यूट परम अनंत सुपर कंप्यूटर हैज बीन कमीशनड अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। कहा जा रहा है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत कौन से जो IIT है वहाँ परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया है। कमीशन का मतलब है वहाँ स्थापित किया गया है ना। तो इसका उत्तर है IIT गांधीनगर। अगला है वैशेषिक सूत्र वर रिटेन बाय विच से, किस ऋषि द्वारा वैशेषिक सूत्र लिखा गया है? तो ये महर्षि कणाद के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है ये हम देखेंगे। तो पहला है जमनालाल बजाज सत्याग्रह आश्रम वर्धा, दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन, लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल लाहौर, बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक समाज। यही गलत है, यही सुमेलित नहीं है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये बेमेल है, इसी कारण ये उत्तर सही है। तो देखिए इस प्रश्न से ये भी जानने को मिला कि जमनालाल बजाज जिन्हें सत्याग्रह आश्रम शुरू किया था वर्धा में, दादा भाई नौरोजी ने बम्बई एसोसिएशन शुरू किया था, लाला लाजपत राय ने नेशनल स्कूल लाहौर में शुरू किया था। अगला है फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का मतलब टेनिस के जो फ्रेंच ओपन अभी हो रहे हुए हैं उनके भी वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो उसको भी आप लोग देख लेंगे अभी वर्तमान का। तो इस समय के हिसाब से रॉड लेवर थे। अगला है आस्तिक दर्शन किसमें विश्वास करता है? आस्तिक दर्शन वेद के अधिकार अथॉरिटी ऑफ वेदास में क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं। जैसे कि बोला जाता है नास्तिको वेद निंदा, जो नास्तिक है वेद की निंदा करते हैं। तो आस्तिक क्या है? वेद को मानते हैं। तो वेदों के जो अधिकार को माने वही आस्तिक कहलाते हैं। तो विषाणु माने जाते हैं। विषाणु क्या माने जाते हैं? सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। ये सही है। ये वायरस जो विषाणु है उसको ना तो पूरी तरह से सजीव माना जाता है ना तो पूरी तरह से निर्जीव, क्योंकि वो जो अपने होस्ट शरीर, जैसे कि कोरोना वायरस है वो इंसानों को अपना होस्ट बनाई थी, तो जब वो होस्ट के अंदर रहती है वायरस विषाणु तब वो जीवित रूप से सजीव के रूप से उस तरह का व्यवहार करती है। वहाँ होस्ट के अंदर क्या करेगी? अपना प्रजनन करेगी, अपना संख्या बढ़ाएगी, जीवन चक्र को फॉलो करेगी। लेकिन वहीं अगर वो वायरस जो है बाहर है अपने होस्ट से तो एक निर्जीव की तरह रहती है। तो इसी कारण इसको विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच का एक ट्रांजिशनल ग्रुप माना गया है। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 2024 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज करता है? तो इसका उत्तर है ए अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। हाँ ये सही है, स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में किया गया था। अगला है नक्सलवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की विचारधारा से प्रेरित है? तो माओ से तुंग जो लिखा है, माओ जेडोंग भी कहा जाता है इन्हें। तो ये जो है कम्युनिस्ट विचारधारा
माओवादी विचारधारा के रूप में जाना जाता है और इन्हीं के विचारधारा से क्या है, प्रेरित है ये जो नक्सलवाद माओवादी, ये जो माओ से तुंग के विचारधारा से प्रेरित है। अगला है सुबह की तलाश। सुबह की तलाश किसकी रचना है? तो सुबह की तलाश परदेसी राम वर्मा की रचना है। भारतीय समूह कुड़ुख में कुजूर उपनाम, कुजूर जो है औषधि पौधे को कहा जाता है। कुड़ुख भाषा में कुजूर जो उपनाम है वो औषधि पौधों को दर्शाता है। अगला है 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बोला जा रहा है तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, मेड़िया विद्रोह हिड़मा मांझी, तारापुर विद्रोह दलगंजन सिंह, लिंगागिरी विद्रोह नागुल दोरला, मुड़िया विद्रोह झाड़ा सिरिया। तो इसमें से कौन सा गलत है, ये कौन सा सुमेलित नहीं है, हम देख। तो इसमें जो नागुल दोरला जी हैं, सेकेंड, ये जो नागुल दोरला है ये कोई विद्रोह से संबंधित है। तो इसमें जो 3 है ये गलत है, तो इसका उत्तर होगा डी, केवल 3 क्या है, सुमेलित नहीं है। अगला, किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राधेश्याम बारले को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है कला एवं संगीत। राधेश्याम बारले जी को कला एवं संगीत के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। अगला है, छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच के संस्थापक हैं रामचंद्र देशमुख। सलवा जुडुम जो है 2005 में आया था, तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए, तभी गणपूर्ति माना जाता है ग्राम सभा में। और इसमें भी 1/10 में 1/3 जो है क्या है, महिलाएं होना चाहिए, तब माना जाता है कि गणपूर्ति हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने पुलिस थाने हैं? तो मैंने इंटरनेट में सर्च किया तो ये सी दिखा रहे हैं। अगला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो नेताजी चंद्रखुरी में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखुरी में स्थापित है। मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है? तो यह है मुडुमसिल्ली बांध। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? अब यहाँ पे देखते हैं, रायपुर तो नहीं होगा, कोरबा भी नहीं है, बस्तर भी नहीं है, राजनांदगांव है नर्मदा बेसिन का हिस्सा। छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्बाड़ से शासन नहीं किया? तो यहाँ पर देखें, कलिंग राज जो है पहले थे, इन्होंने तुम्बाड़ से शासन किया। कमल राज भी इसके बाद आए, उन्होंने भी शासन किया तुम्बाड़ से। उसके बाद आ जाते हैं रत्नदेव प्रथम, इन्होंने क्या किया था, तुम्बाड़ से रतनपुर ट्रांसफ़र कर दिया था अपनी राजधानी। तो हाँ, कुछ समय तक इन्होंने क्या किया, तुम्बाड़ से राज्य किया। परंतु ये जो पृथ्वीदेव प्रथम है ये रत्नदेव के बाद आते हैं, तो उस समय तो रतनपुर बन गया था कैपिटल, तो वहां से इन्होंने शासन नहीं किया है। अगला है, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना कब से लागू हुई थी? तो कब से लागू हुई थी? तो
21 जुलाई 2020 से लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य जो नक्सल प्रभावित नहीं है, उत्तर प्रदेश आएगा इसका उत्तर। उत्तर प्रदेश नक्सल प्रभावित नहीं है। बाकी तीनों उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में नक्सल का प्रभाव देखा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य, बार नावापारा, सीता नदी और इंद्रावती। तो यहाँ पर देखते हैं, ये जो उदंती अभ्यारण्य है ये गरियाबंद जिले में है। बार नावापारा ये महासमुंद और बलौदाबाजार जिले से लगा हुआ है। अगला है सीता नदी। सीता नदी जो है धमतरी जिले में है। अगला है इंद्रावती, ये बस्तर जिले में है। तो ये इसका सही उत्तर होगा कौन सा? ये बी, बार नावापारा वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उत्पादन से सुनियोजित विपणन कृषि उपज उपमंडी एवं मंडी है। तो इसका उत्तर है ए, 118 उपमंडी और 69 मंडी। अभी ये संख्या बढ़ गई है, ये अभी उपमंडी की संख्या 121 हो गई है। और लेटेस्ट अगर डाटा होगा तो आप लोग देखिएगा, इससे भी अगर बढ़ गया होगा तो। अगला है 53वां, छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य, ये पंडवानी है, लोक बैले के नाम से जाना जाता है। अगला है, चीनी मीडिया ने नक्सल बाड़ी आंदोलन को बुलाया, वसंत ठंडन, स्प्रिंग थंडर के रूप में बुलाया। एक सेकेंड, स्प्रिंग ठंडन के रूप में बुलाया चीनी मीडिया ने नक्सलबाड़ी आंदोलन को। अगला प्रश्न हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में वन भूमि कितने हैं? तो सी 44.21% है। दल्ली राजहरा लॉ का मालिक कौन है? मालिक कौन है? तो देखिए, दल्ली राजहरा से भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क भेजा जाता है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। अगला है 57, छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? तो उस समय अशोक जुनेजा जी थे। अगला है, इस राज्य के नगरीय प्रशासन और विकास एवं श्रम विभाग के मंत्री कौन है? ये उस समय के हिसाब से है, अभी इसके कौन है मंत्री है आप लोग सर्च कीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कुड़ुक का वाद्य यंत्र है? मांदर, करताल, नांगर तीनों है। तुहर पौधा तुहर द्वार ये कब आया था? तो तुहर पौधा तुहर द्वार ये 1 जुलाई 2022 को आया था। अब हम अगला चलते हैं कंप्यूटर के तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हेल्पलाइन नंबर बोला जा रहा है साइबर क्राइम के लिए। तो साइबर क्राइम के लिए हेल्पलाइन नंबर होता है 1930। ये प्रिंटिंग एरर है, ये होना चाहिए। तो अब है, थिसॉरस टूल का प्रयोग एमएस वर्ड में किसके लिए? थिसॉरस टूल का प्रयोग एमएस वर्ड में किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग पर्यायवाची और विलोम शब्दों के लिए किया जाता है। अगला है, वह विज्ञान है जो ऐसी खालिस्तान वह विज्ञान है जो ऐसी मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करता है जो उसी प्रकार की बुद्धि प्रदर्शित करती है जो मनुष्य करते हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है।
अगला है वह डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के लिए फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट डॉक। अभी ये डॉट डॉक्स आते हैं नए, है ना, तो डॉट डॉक या डॉक डॉक्स ये लिखा रहेगा, तो क्या है? डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन है। अगला है जब आप एक्सेल फाइल किसी डॉक्यूमेंट में जब आप एक्सेल फाइल किसी वर्ड दस्तावेज में सम्मिलित करते हो तो डेटा एम्बेडेड होता है। ये सही आंसर है। अगला हम देखते हैं, देखिए अब जनरल मेंटल एप्टीट्यूड आ गया। जनरल मेंटल एप्टीट्यूड में थोड़ा हम लोगों को समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये हिंदी वाला तो दिख नहीं रहा है, यहाँ देखते हैं इंग्लिश। इन अ क्लास 60 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट है, वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। मतलब बोला जा रहा है कि एक क्लास में 60 स्टूडेंट है और जितनी बॉयज की संख्या है उससे 2 गुनी गर्ल्स की संख्या है ना। अब देखिए तो ये कैसे हो सकता है? तो 20 अगर बॉयज हैं तो इसका डबल कितना होगा? 40। तो अब दोनों मिला के हो गए 60। तो ये सही बैठ रहा है। बॉयज कितने होंगे? 20 होंगे और गर्ल कितने होंगे? सॉरी एक सेकेंड, बॉयज कितने होंगे? 20 होंगे और गर्ल्स कितने होंगे? 40 होंगे और दोनों मिला करके हो जाएंगे 60। ये सही बैठा। अब इसमें बोला जा रहा है लक्ष्मी रैंक्ड 27 फ्रॉम टॉप इफ देयर आर 9 बॉयज ahead of Lakshmi, how many girls are after her rank? मतलब बोला जा रहा है, देखिए अब 60 लोग हैं, है ना, 60 स्टूडेंट हैं, उसमें से 40 गर्ल्स हो गए और बॉयज हो गए 20। अब लक्ष्मी एक नाम लिया गया है, लक्ष्मी का रैंक कितना है? 27वां। ये 27वें नंबर पे है, ठीक है। मतलब कि लक्ष्मी से ऊपर अभी 26 लोग हैं और ये बोला जा रहा है कि उन 26 लोगों में 9 लोग कौन है? बॉयज हैं। तो गर्ल्स कितने लोग हो गए? 17 लोग। मतलब 17 गर्ल्स अभी भी, है ना, 17 लड़कियां अभी भी क्या हैं? लक्ष्मी से आगे हैं, ठीक है। अब बोला जा रहा है हाउ मेनी गर्ल्स आर आफ्टर हर रैंक। अब बोला जा रहा है कि अब लक्ष्मी से नीचे, यहां से नीचे रैंक में कितने लड़कियां होंगी। अब देखिए 17 लड़कियां तो किससे आगे हैं? लक्ष्मी से। अब लक्ष्मी का खुद मिला लो एक, तो कितने हो गए? 18। अब 18 लड़कियां हो गए और टोटल कितने हैं? 40 लड़कियां। तो अब लक्ष्मी के बाद कितने लड़कियां बच गए? 40 में 18 घटा दो तो हो जाते हैं कितने? 22। तो 22 लड़कियां अभी किससे हैं? लक्ष्मी से नीचे रैंक में हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 22। अगला प्रश्न बोला जा रहा है फाइंड आउट द 2 साइंस। यहाँ पे साइन दिए गए हैं, जैसे कि ये रहा प्लस, है ना, गुणा का साइन है, यहाँ प्लस का है, गुणा का है, माइनस है, ये भाग का है, ठीक। तो 2 साइंस को हम क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे, मतलब एक की जगह दूसरे को रख देंगे, ठीक है। ये पूरा है, जैसे ये इस इधर नहीं दिख रहा है, यहाँ से देखते हैं हम। 5 धन 3 गुणित 8 ऋण
12/4 बराबर 3। तो ये जो दो चिन्हों को है आपस में हम लोगों को बदलना है। तो हम बदल करके देखेंगे, जैसे कि ये रहा, प्लस की जगह पे हम माइनस रख देंगे और माइनस की जगह में प्लस रख देंगे और टोटल करने पे 3 आना चाहिए, तब क्या होगा, हमारा उत्तर सही होगा। ये कर करके देखेंगे ये चारों से और उस प्रकार से हम उत्तर निकालेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे प्लस कहाँ पे है, ये 5 के बाद प्लस है तो उसको हम माइनस कर देते हैं, और 8 के बाद माइनस है उसको हम प्लस कर देते हैं। अब करके देखते हैं, तो जैसे कि इन इक्वेशन को, इस समीकरण को सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि हम पहले क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को हटाते हैं, फिर जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसको करेंगे, फिर डिवीजन को करेंगे, फिर हम जोड़ेंगे, फिर उसके बाद घटाएंगे, तब ये इक्वेशन सही बैठते हैं, सही उत्तर आते हैं। तो अब हम क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए। जब हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, 5 ऋण 3 गुणित 8 प्लस 12/4। अब करके देख लो कितना होगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 8 दिया कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 12/4, तो ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12, और यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे माइनस, और ये रहा 5। तो -24 में अब क्या करना है, हम लोगों को 3 जोड़ना है। तो 3 जोड़े तो कितना हो गया -21, -21 में 5 और जोड़ दिए तो कितना हो गया -16। तो ये सही नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया है ना, इसको काट ही दो। अब अगला हम इंटरचेंज करते हैं माइनस और भाग को। जहाँ पे माइनस है उसमें भाग का चिन्ह लगाते हैं, और जहाँ भाग है उसमें माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो करके देखते हैं, ये रहा। अब जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 धन 3 गुणित 8। अब माइनस है, यहाँ पे हम लोग को भागित कर रहे हैं, भागित 12 ऋण कितना हो जाएगा, ऋण 4। अब देखो हम लोग को क्या करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 दिया कितना हो जाएगा, ये 24। अब 24/12 है, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, ये 24, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब बच गया कितना, 2 ऋण 4, और ये रहा 5। तो 5 2 कितना हो जाएगा 7। तो अब जोड़ेंगे, 5 2 7, 7 में कितना गया 4, तो ये हो जाएगा 3। तो ये सही बैठ रहा है, तो इसका उत्तर आ जाएगा क्या, बी। इस तरह से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। अगला है, देखो यहाँ पे वेन डायग्राम बनाने को बोला गया है। वेन डायग्राम में किसका, टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स और स्टूडेंट। तो जो देखो, जो टेनिस फैंस है वो क्रिकेट के प्लेयर्स भी हो सकते हैं, वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, और जो क्रिकेट प्लेयर्स है वो टेनिस फैंस हो सकते हैं और स्टूडेंट भी हो सकते हैं। मतलब कि तीनों एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला है, दिए गए क्रम में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक क्रम बना हुआ है, तो इसमें अब अगला संख्या क्या होगा ये पूछा जा रहा है। इसको
सॉल्व करने का एक तरीका होता है, कर करके देखना होता है कि कौन सा श्रृंखला सही बैठ रहा है और उस हिसाब से नया संख्या लाना होता है। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं, आपका जो परीक्षा के समय आपका दिमाग काम कर गया तो बन जाता है, वरना नहीं बन पाता। तो इसको मैं करके देखा हूँ, कई सारे इंटरनेट का भी सहारा लिया हूँ और इसको मैं नोट्स में लिख करके रखा हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बना है। अब देखिए, हम लोगों ने नोट्स निकाल लिए हैं। नोट्स में हमने निकाला तो पहला संख्या क्या था? 11। 11 में और अगला क्या था? 39। और अगला संख्या था 89। फिर अगला संख्या था 167। प्रश्न में ये देखिए, प्रश्न में एक बार और मैं दिखा दे रहा हूँ। ये है 11 से आया है 39, 39 से 89, 89 से 167। इसी को हम देख रहे हैं। तो ये कैसे आया है? अब ये रहा। तो अब हम डिफरेंस निकालने का कोशिश करते हैं। तो पहला संख्या था 11 और अगला संख्या था 39। इन दो डिफरेंस कितना है? 28 का। अगला संख्या है 89 और 39 है ना। पहला इसके पहले संख्या था 39। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? तो 50 का। अगला हम देखें तो उसके अगले संख्या के बीच में डिफरेंस कितना है? 78 का। मतलब इन डिफरेंस में देखिए, पहले 28 का डिफरेंस हुआ, फिर 50 का डिफरेंस हुआ, फिर 78 का डिफरेंस हुआ। मतलब कि 28 में फिर 22 बढ़ गया, 22 जोड़ दिए, है ना। 28 और 22 कितना हो गया? 50। तो अब 50 का डिफरेंस, अब देखिए 50 में ये कितना जुड़ गया? 28। अब 28 का डिफरेंस था तो बढ़ कितना रहे, है ना। यहाँ 22 का डिफरेंस है, 22 का, और फिर उसके बाद 28 का, तो बढ़ा कितना? 6, है ना। यहाँ 22 का डिफरेंस है और यहाँ कितना है? 26 का डिफरेंस, ये 28 का। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? दोनों के बीच में डिफरेंस है कितने का? 6 का। मतलब अगला डिफरेंस कितना का होना चाहिए? 6 और जोड़ दो तो कितना का होना चाहिए? 34 का। इसी को हम देखते हैं, ये रहा। अगला डिफरेंस हमारा होना चाहिए 34 का, ठीक है। तो 78 प्लस 34, इनको, है ना, ये रहा। ये जो 34 और आगे जो डिफरेंस आएगा उसमें 34 जोड़ना है, तो कितना होगा? यहाँ पे 112 का डिफरेंस होना चाहिए। आखिरी संख्या कितना था? 167, और उसमें 112 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 279। तो यहाँ पे देखो, ये 279 जो है उत्तर सही है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं ये थोड़े कठिन हो जाते हैं, आपको सोच करके बनाना होता है। अब अगला देखो, वह आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित आकृति उसके भाग के रूप में छुपी हुई है। अब ये आकृति दी गई है हमें, ये रहा। ये आकृति इन जो दिए हुए आकृति में छुपा हुआ होना चाहिए। तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, सी में है अगर ध्यान से देखें तो। ये रहा, डब्बा है और ये बीच में इस तरह से बना हुआ है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अब देखो, पैटर्न को पूरा करना है
तो पैटर्न को पूरा करने के लिए कैसे, इस तरह से देखो, ये इधर इधर आया है तो ये इधर हो गया है, और ये यहाँ ऊपर में देखो ये सीधा सीधा है, इस तरफ भी सीधा सीधा है, तो यहाँ पे इधर इस तरफ आया है तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये सीधा सीधा। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है, तो ये बी में है, सॉरी ये ऑप्शन सी में है। ये रहा, यहाँ पे थोड़ा सा घुमावदार भी है ना, ये हर थोड़ा थोड़ा कटा हुआ है। ये रहा लास्ट में थोड़ा सा ये ऐसा कोन टाइप से बनते हुए कटा भी है, तो ऐसे हमको काटना भी है। तो ये रहा सी इसका उपयुक्त उत्तर है। अब देखो किसी कोड में मंकी को XCHZZG के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, तो उसी कोड में टाइगर को कैसे लिखा जाएगा, तो टाइगर को कैसे लिखा जाएगा देखते हैं। अब है मंकी को लिख रहे हैं हम XCHZZG, और टाइगर को किस तरह से लिखेंगे इसको हम डिकोड करने का अब प्रयास। अब ये कैसे बना है ये हम देखते हैं, ट्राई करते हैं, है ना। ये रहा मंकी, MONKEY, इसको लिखा गया है इस तरह से। तो इसको कई प्रयास करके मैंने देखा, तो इसको किया क्या है, इसको उल्टा लिख दिया है पहले इसने, YEKNOM। अब इसमें एक एक घटाते गए हैं, ये रहा एक पीछे आते गए पीछे, तो y से पहले क्या आता है x, है ना, और e से पहले क्या आता है ABC। यहाँ पे अब दो माइनस दो पीछे गए है ना, तो ई से दो पहले क्या आता है C। अब के से 3 पीछे जाएगा, है ना, यहाँ पे 3 पीछे गए हैं, तो के से 3 पहले क्या आता है HIJK, ठीक है। अब n से 4 पीछे जाएंगे हम, जब हम n से 4 पीछे जाएंगे तो आएगा J। अब हम O से 5 पीछे जाएंगे, जब हम O से 5 पीछे जाएंगे तो भी आएगा J, और M से 6 पीछे जाएंगे अब तो आ जाएगा G। तो इस तरह से बेसिकली बनाने का कोशिश किया गया है। तो उसी तरह से हम नेक्स्ट को बना करके देखेंगे। तो क्या है टाइगर, TIGER, इसको हम उल्टा कर देते हैं, REGIT। अब हम R से एक पीछे की तरफ जाएंगे, तो R से एक C, तो R से एक पीछे जाएंगे तो वो आ जाएगा Q। अब E से 2 पीछे जाएंगे, E से 2 पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा C। अब G से 3 पीछे जाएंगे, तो G से 3 पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा D। अब I से
4 पीछे जाएंगे, तो आई से जब हम 4 पीछे जाएंगे तो हो जाएगा क्या, ई। अब हम टी से 5 पीछे जाएंगे, जब हम टी से 5 पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा ओ। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा क्यू सी डी ई ओ, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से ये प्रश्न को बनाया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये रहा। पैटर्न को पूरा करना है, पैटर्न उपयुक्त आकृति। तो अब देखें तो ये किस तरह से हुआ। एक छोटा छोटा डब्बा लेते हैं हम, ये 4 भागों में है ना। तो यहाँ पे देखो पहले डब्बे में क्या है, ये सर्कल है और त्रिभुज है, वो पलट गया, इस तरफ आ गया, सर्कल और त्रिभुज है ना। ये देखो इस छोटे डिब्बे के लेफ्ट साइड था, वो इधर राइट साइड हो गया इस वाले डिब्बे में। इसको अब इस तरह से बना करके देखते हैं। 4 खाना, ये 1 खाना है, ये 2 खाना, और ये रहा 3, और ये 4। इसमें है सर्कल, पहले वाले में इस तरह से है। ये यहाँ जो सर्कल था वो यहाँ आ गया, और ये एक सेकेंड, यहाँ जो सर्कल था वो यहाँ आ गया, और यहाँ पे जो त्रिभुज है वो यहाँ पे आ गया, पलट गया। तो यहाँ भी वही होना चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे त्रिभुज है, तो वो त्रिभुज इधर आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन में देखो वैसा कहाँ पे है, पहला पे है और तीसरा पे है, तो बी और डी को काट दो, है ना। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ ब्लैक से पूरा भरा गया है पहले में, वो आगे आकर के क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो यहाँ पे खाली है वो इस साइड यहाँ पे जो खाली है वो इस साइड आकर के क्या हो जाएगा, भर जाएगा। और ऐसा ऑप्शन आप लोगों को एक ही में देखने को मिलेगा, वो है ए। तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए इस तरह के प्रश्न को बनाने का तरीका क्या होता है। इस तरह के प्रश्न को बनाने का तरीका क्या होता है, जब हम फीमेल को बनाएंगे तो हम उसको गोल दर्शा देंगे, और जो मेल बनाएंगे उसको हम चौकोन से बंद कर देंगे। और जो एक ही वंश है उसको सीधे, जैसे एक वंश है, मान लेते हैं ये बहन है, ये फीमेल को दर्शाने के लिए हम गोल करेंगे, और मेल को दर्शाने के लिए इस तरह से चौकोन, ठीक है। और जो एक ही वंश में है, ये रहा भाई बहन है, तो अगर ये भाई बहन है तो हम एक लाइन खींचेंगे, और मान लो वो पति पत्नी है तो हम 2 लाइन खींचेंगे, और मान लो उससे ऊपर के जनरेशन है, उससे ऊपर की पीढ़ी है, तो उसको हम ऊपर दर्शाएंगे, ये रहा। और है ना, और मान लो माता बोला गया है तो हम लोग ऐसे गोल कर देंगे। अगर पिता बोला गया है तो ये रहा, चौकोन कर देंगे, और दोनों में ये माता पिता है तो ये रहा, शादी हुआ है इनके बीच में, तो हम डबल लकीर खींच देंगे, ठीक है। इस तरह से हम बनाते हैं। तो अब हम समझ आ गया, तो अब हम देखते हैं क्या बोला जा रहा है, ए इज बी सिस्टर। अब ये ए है,
ए अभी पता नहीं चला है लड़का है या लड़की, ये रहा ए। ठीक है, बी की, ए जो है बी की बहन है। हाँ, तो ये जो है ए जो है क्या हो गई, नीचे बना देता हूं, ए जो है बी की बहन हो गई। अब ये रहा बी। ठीक है, अभी ये लड़का है लड़की है पता नहीं चला है बी। सी जो है बी की माता है। अब ये बहन है तो ये एक ही वंश है, ये इस तरह से एक लकीर खींचते हैं। अब बी की माता कौन है, सी। सी माता है, ये गोल बना देते हैं। अब डी जो है सी का पिता है। अब इसके ऊपर जनरेशन में डी और मेल है तो ये रहा डब्बा डी। डी जो है सी का पिता है। अब ई जो है डी की माता है। अब ये रहा ई। ई जो है डी की माता ये रहा, है ना, इस तरह से बना हुआ है। अब बोल रहे हैं ए डी से किस प्रकार से संबंधित है। ये रहा डी, ये रहा डी। और ये ए से किस तरह से संबंधित है। ए जो है क्या है, फीमेल है। तो ये ए जो है ये दोनों बहन बहन है या भाई भाई है। तो बी का जो माता है वो ए की भी माता हुई, और माता का जो पिता है ना, तो नाना समझिए। ठीक, तो डी जो है ए से किस तरह से संबंधित है, तो ये हो जाएगी क्या, ग्रैंड डॉटर, पोती। ठीक है, समझ आ गया, इस तरह से बनाया जाता है। अब अगला देखिए, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ऐसे। ये किस तरह से बनाया गया है ये हम समझते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे इस जो प्रश्न है यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा ये बोला जा रहा है। ये जो पहला डब्बा है मान लेते हैं, पहला डब्बा एक एक लेते हैं। यहाँ पे जोड़ा गया है बेसिकली, आप देखेंगे तो मैं बना करके देख चुका हूँ, बता रहा हूँ, है ना। 6 4 10, ये हो 6 और 4 10 हो गया, और 4 कितना हो गया, 14। और अल्फाबेट में 14वें स्थान पे क्या आता है, अगर ए को 1 माना जाए, बी को 2 माना जाए, सी को 3 माना जाए, तो ऐसे गिनते अगर आप जाएंगे तो 14वें स्थान पर आता है कौन, एन। उसी तरह यहाँ पे जोड़ते हैं, यहाँ पे 7 है, 7 और 1 8 हो गया, और 8 4 12 हो गया, और 12वें स्थान पर आता है कौन, एल। देखिए पैटर्न बन रहा है। अब अगला हम देखते हैं, ये रहा 10। 10 6 कितना हो गया, 16, और 16 और 6 कितना हो गया, 21। 16 और 5 कितना हो गया, 21, और 21वें स्थान पर आता है यू। तो उसी तरह क्या होगा, 14 और 2 कितना हो गया, 17, है ना। ये हो गया 14 और 2 हो गया 17, और 17 और 1 18। तो 18वें स्थान पर कौन सा आएगा, ये आप लोग को देखना है और निकालना है। तो 18वें स्थान पर कौन से आएगा, क्यू। तो क्यू इसका सही आंसर है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, 3 to the power 25 plus 3 to the power 26 plus 3 to the power 27 plus 3 to the power 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा। अब देखिए ये प्रश्न किस तरह से बनाया जाता है। अब यहाँ पे हम 3 to the power 25 को हम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या अंदर में,
1 प्लस 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 3, ये इस तरह से। तो अब देखिए ये कितना है, ये 3 टू द पावर 25 है, और ये पूरा को जोड़ेंगे तो हम कितना पे आएंगे, 3 तिया 9, ये रहे 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस, है ना, ये 27, इस तरह से। अब जब हम इसको करते हैं तो 3 टू द पावर 25 ये हो जाता है कितना, 9 1 10 3 13, ये 30 और ये हो जाएगा 40। ठीक है। अब जब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे एक 3 को इधर ले आते हैं तो 3 टू द पावर 24 कर सकते हैं, 3 टू द पावर 24, और ये 3 इंटू 40, 3 इंटू 40 कितना होता है, नीचे लिखता हूँ मैं 120, 324, और इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 30, 120, है ना। तो देखो ये 30 जो आ रहे हैं, ये 30 है ना, 30 से डिविजिबल है। तो ये बोला जा रहा है 3 का जो ये फैक्टर है, तो ये पूरा जो है 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा 30 से डिविजिबल है, तो ये पूरा 30 से डिविजिबल होगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कौन सा, ये डी 30। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है। अब देखो एरिया का अनुपात क्या होता है, त्रिभुज का एरिया 1 और एरिया 2, तो इसका स्क्वायर के अनुपात में होता है साइड्स के, साइड स्क्वायर, पहला साइड का स्क्वायर और दूसरा साइड का स्क्वायर। तो ये अनुपात में कौन से अनुपात में है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखो ये एरिया का अनुपात कितना है, 4/9 का, साइड का अनुपात कितना होगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाने के लिए इस तरफ हम क्या रखेंगे, स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 का 2 और 3 का कितना हो जाएगा, 9 का कितना हो जाएगा 3, तो 2/3 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो 2/3 आंसर कहाँ पे है, ये रहा, है ना। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। अगला देखो क्या बोल रहा है, एक आदमी यात्रा पर निकलता है और कुल 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है। दूरी का पहला आधा भाग उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया। उसने कुल कितनी दूरी तय की। अब एक आदमी कुल 5 घंटा 15 मिनट तय करता है। दूरी का पहला आधा भाग उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया। उसने कुल कितनी दूरी तय की, ये बोला जा रहा है। इसको सॉल्व करके रखा था मैं, अभी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने अपने नोट्स में बना करके रखा हुआ है। देखिए क्या बोला जा रहा है, टोटल टाइम कितना लिया है, 5 घंटा 15 मिनट। तो
इसको बदलते हैं हम 5 घंटा। अब 15 मिनट को भी अगर हम बदलें तो 15/60 होगा। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 1/4, है ना। 15 कम 15, 15 चौक 60 होता है। तो अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21/4 घंटा। अब टोटल डिस्टेंस जो है, पहले आधे डिस्टेंस को ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे से दूर तय कर रहा है और अगले आधे डिस्टेंस को 45 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो टोटल डिस्टेंस को हम 2D मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब टाइम का फॉर्मूला क्या है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना। टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस D/60 हो गया और फिर अगला डिस्टेंस को D/45, है ना। तो अब देखो कितना हो गया टोटल, 21/4। जो टोटल कितना 15 ये रहा, 5 घंटे 15 मिनट का जो समय लिया है ये टोटल हो गया। और पहले आधे डिस्टेंस को 60 की स्पीड से और अगले आधे को 45 की स्पीड से तय किए हैं। अब निकालते हैं तो क्या होगा, अब इसको जोड़ते हैं तो 180 इसका एलसीएम आ गया। इस तरह से निकाला जाता है 3D 4D। अब ये हो जाएगा 21/4 जो टोटल है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा डिस्टेंस आता है 135 किलोमीटर। अब जो टोटल डिस्टेंस है वो तो 2D था, तो 2D कितना हो जाएगा, 135 बराबर 270 किलोमीटर। इस तरह से बनाया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 6 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे कितना, तो उसे 18% का लाभ होता। तो व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है। 15% लाभ पर बेचता है, यदि वो 6 रुपये और अधिक, मतलब 6 रुपये और अधिक में बेचे तो उसे 18% का लाभ होगा। तो 18 माइनस 15 मान लेते हैं 3%। और 3% कितना है बोल रहा है, 6 रुपये। तो 3% है कितना, 6 रुपये। तो 1% कितना हो जाएगा, 6/3, मतलब कि 2। 1% बराबर कितना हो गया, 2 रुपये। तो 100% कितना हो जाएगा, टोटल 200 रुपये। तो इसका जो है वस्तु का क्या है, कॉस्ट कितना है, कॉस्ट प्राइस जो पूछा जा रहा है ना, वो है 200 रुपये। वास्तविक इसका जो मूल्य है 200 हो जाएगा। अब अगला बोला जा रहा है क्या, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 3 गुनी हो जाएगी। अब कोई मूलधन है बोला जा रहा है, मूलधन को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। साधारण ब्याज का जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला है P प्रिंसिपल इंटू R जो है रेट इंटू टाइम समय बटे 100। अब कोई जो 100 रुपये था मान लेते हैं, वो 300 रुपये हो गया है बोल रहे हैं, है ना, 3 गुनी हो गई है। तो इसमें वृद्धि कितनी हो गई, 200 रुपये की, मतलब कि 200 रुपये क्या है, ब्याज लगा है, ये बोला जा रहा है ना, साधारण ब्याज की दर से। तो ये इसका समय निकालना है हमको, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को क्या है,
देखो 100 रुपये प्रिंसिपल था, 200 रुपये इसका दुगुना जो है क्या है, ब्याज है। तो ये रहा 2p और p जो है प्रिंसिपल है, उसके डबल जो है हमारा ब्याज है ना। अब r कितना है, 25%। टाइम कितना है, यही हमको निकालना है, बटे 100। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से p कटेगा। अब ये 25 चौक 100 हो जाएगा। ये 4 इधर बटे में है, इधर जा कर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा t बराबर 2 × 4 बराबर हो जाएगा 8। तो मतलब कि 8 वर्ष में कोई पैसा तिगुना हो जाएगा। इस तरह से इसको बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है 2/3, 3/5, 7/9 और 11/3 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है ना। तो इसका एक बनाने का तरीका ये होता है कि इसको भाग दे करके देखें, जिनका वैल्यू सबसे कम आएगा वही छोटी भिन्न है। तो इस तरह से आप इसको करके देखेंगे। अगला है, देखिए क्या बोला जा रहा है, ए तथा बी में के मासिक आय का अनुपात, ए तथा बी का मासिक अनुपात आय का कितना है, 4/3 है, तथा उसके मासिक व्यय का अनुपात कितना है, 3/2 है। यदि प्रत्येक 6,000 प्रति माह बचाता है तो ए की मासिक आय कितनी होगी। अब दोनों 6,000 रुपये बचा रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना। दोनों की आय कितनी है, 4:3 में है। मान लेते हैं x है, तो 4x पहले की वाले की आय है और दूसरे वाले की 3x हो गया। और दोनों का हमको अनुपात निकालना है। अब क्या है, दोनों 6,000 रुपये बचा लेते हैं। ये रहा 6,000 बचा लिए, ये भी 6,000 बचा लिया, ठीक है ना। अब देखते हैं, तो देखो अब ये क्या हो गया, पहले वाले की आय हो गई, ये आय हो गया। आय में इसने जो बचाया दोनों ने, अब जो बचा वो इन लोगों ने व्यय किया है ना। तो मासिक व्यय का अनुपात कितना है, 3/2। ये हमारा समीकरण बन जाता है, ठीक। अब हमको क्या करना है, ये 2 को इस तरफ लाना है और ये 3 को इस तरफ, और हमको गुणा कर देना है। तो होगा क्या, देखिए कैसा समीकरण बनेगा। 2 को इस तरफ ले गए तो ये हो जाएगा 8x माइनस 6 दूनी 12, 12,000, ठीक, बराबर यह क्या आ जाएगा, 3 तिया 9x माइनस 6 कम 6 12, 6 तिया 18,000, ठीक है। अब जहां x है उसको एक तरफ लाते हैं, तो ये 9x है तो 8x को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा, एक तरफ माइनस है तो जाके एक तरफ प्लस है तो जा करके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, है ना। अब जैसे कि एरो बना के दिखा देता हूँ, ये रहा, इस x को इधर ले आए 8x को, तो 9x माइनस 8x हो जाएगा। तो 8x कटेगा तो कितना बचेगा, x।
अब ये 18,000 है माइनस में, इस तरफ ये इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। 18,000 में 12,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6,000। तो x बराबर हो जाएगा 6,000। ठीक है, अब a की मासिक आय कितनी है पूछा जा रहा है। तो हमारा x आया कितना है? x आया है हमारा 6,000 और a की मासिक आय कितनी है? 4x। तो 4x और 4x जो है मासिक आय है, x कितना है? 6,000। तो 6 चौक 24, तो a का मासिक आय हो जाएगा हमारा 24,000। ये रहा, इस तरह से बनाते हैं तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला है प्रश्न, ये वाला। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको मैंने इंटरनेट में सर्च किया था, इसका मुझे भी नहीं पता था। इसका मैंने फोटो खींच करके रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए क्या बोला जा रहा है, पहले इसको प्रश्न को समझ लेते हैं। 0.1 का स्क्वायर, 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर बटे 0.01 का स्क्वायर, 0.001 का स्क्वायर और 0.0009 का स्क्वायर का मान हमको निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, ये और ऊपर वाला ये, ताकि क्या हो, दोनों कट जाए। ऐसे कैसे करके करेंगे? तो उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को जैसे 0.1 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 0.01। उसी तरह से 0.01 है, उसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 0.001, है ना। यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, देखिए। उसी तरह से 0.009 है, उसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 0.0009। अब देखो, इस तरह से अगर हम करेंगे तो ऊपर और नीचे बराबर हो जाएगा। ये रहा 0.01, इसके बराबर हो गया। ये 0.01 है, वो 0.1 है, वो 0.01 के बराबर हो गया। उसी तरह ये भी बराबर हो गया, ये देखिए इसके। ये रहा, बेसिकली ऊपर में इन सभी में 10 से फैक्टर में हम लिख देंगे। ठीक है, तो उस तरह से जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। अब हम लिखते हैं और 10 को हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ मैं आपको जो लिख के रखे हैं उसको दिखा देता हूँ। ये रहा, इस तरह से हमने पहले किया, ये आ गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस 10 को स्क्वायर है ना, इस सब में स्क्वायर था तो स्क्वायर करते हैं, तो ये रहा 100 हो जाएगा। 100 गुणित ये हो जाएगा, 100 गुणित ये। अब इस तरह से सभी में है, देखिए इसके ऊपर में ऐसा आ गया, इस तरह से बना हुआ है। तो ये ऊपर का ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो रूट ओवर 100 बचता है। तो रूट 100 का आंसर कितना होता है? 10।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर। ये मैथ्स थोड़ा सॉल्व करने में लेंदी पड़ जाता है, इस कारण दिक्कत हो रहा है। शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के अनुकूल जाते हुए नाव 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब धारा के अनुकूल जाना है, मतलब धारा जिस तरह से तरफ जा रहा है उधर जाना है ना। तो क्या होता है, जब हम धारा के अनुकूल जाते हैं तो धारा का जो स्पीड होता है उसमें नाव का स्पीड जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, और धारा के अगर विपरीत जाते हैं तो वो घट जाते हैं, है ना। तो धारा के अनुकूल जा रहे हैं तो 15 हो गया कितना नाव का स्पीड, और 5 हो गया कितना धारा का स्पीड। तो टोटल स्पीड हो जाएगा हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में कितना जा रहा है 20 किलोमीटर, तो 15 मिनट में कितना जाएगा। तो देखो ये रहा, 1 घंटे में 15 मिनट हुआ और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। मतलब कि ये हो गया 15 कम 15, 15 चौक 60, 1/4 घंटा। 1 घंटे का 1/4 समय में कितना दूरी तय करेगा बोला जा रहा है। 1 घंटे में 20, तो 1/4 में हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, बी। ठीक है। अब अगला है, चीनी की खपत में 20% की वृद्धि की गई है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। इसका भी मैंने फोटो खींच के रखा है, आपको दिखाता हूँ। देखो रिडक्शन परसेंट बोल रहा है ना। तो ये कैसे निकाला जाता है, R/100 प्लस R इंटू 100। तो रिडक्शन परसेंट हो जाएगा R बराबर 20%। प्राइस बढ़ा है तो है ना, 20% बाई बढ़ा है तो R हो जाएगा 20%। तो अब यहाँ पे हो जाएगा रिडक्शन परसेंट बराबर 20/120 इंटू 100 इज इक्वल टू 1/6 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 16:2/3%, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। ये रहा। अब अगला प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। अब ये मैथ्स खत्म हुआ, अब हम किस में बढ़ते हैं, जनरल हिंदी में। तो जनरल हिंदी अब देखते हैं, पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ होगा बिगाड़ देना। ठीक है, बी। अब अगला है 49 का तत्सम होगा 49। निम्न शब्द में शुद्ध रूप है प्रमाणिक, है ना। 88 का हो जाएगा प्रमाणिक, प्रामाणिक, ये डी। ठीक है। अगला है भरसक। भरसक में है अव्ययी भाव समास, ये रहा 89 का। अब 99, आसान शब्द का विलोम क्या है। आसान शब्द का विलोम क्या है, कठिन। कंद मूल फल में कौन सा समास है, तो इतरेतर द्वंद्व है। उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द होता है, 92 का देखिए, उत्कंठा का होता है उत्सुकता। ठीक है। अब अगला है ज झ ई, इसका उच्चारण स्थान है, इसका उच्चारण स्थान है तालव्य। अब अगला प्रश्न है हमारा 94, कान लगाना मुहावरे का अर्थ होता है
कान लगाना मुहावरे का अर्थ होता है ध्यान से सुनना। 95 अधिक समय तक जीने की अच्छा क्या होता है? जिजीविषा। ठीक है, अब अगला हम लोग आते हैं जनरल इंग्लिश। अनटिल और अनलेस, अनटिल एंड अनलेस द कैंडिडेट पेज द फीस हिज हर एडमिशन वुड नॉट बी कंफर्म्ड। तो अनटिल यहाँ पे क्या वो दिखा रहा है? द कैंडिडेट पेज द फीस हिज हर एडमिशन, तो अनटिल यहाँ पे टाइम को दिखा रहा है और अनलेस यहाँ पे कंडीशन को दिखा रहे हैं। अनटिल मतलब कि जब तक पैसा जमा नहीं होगा तब तक, है ना। तो अनटिल यहाँ पे टाइम को और अनलेस जो है कंडीशन को दिखा रहे हैं कि जब तक पैसा जमा नहीं हो जाता। अब 97 ही लिव्स ऑन कैंपस, ये है 97। अब 98 रम्या इज अ टीचर इन भारती स्कूल, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, ये करेक्ट है ग्रामेटिकली। अब अगला है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पे हंग और हैंग्ड में बताना है, तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए, गणेश हैंग द कैलेंडर, ये गलत है। गणेश हैंग द कैलेंडर ये गलत है, गणेश हंग द कैलेंडर ये सही है। द एग्जीक्यूशनर हंग द कंडेम्ड, ये गलत है। द एग्जीक्यूशनर हैंग्ड द कंडेम्ड, ये सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला है आइदर ही और आई एम गोइंग टू बी द नेक्स्ट मैनेजर, ये इसका उत्तर सही है। तो इस तरह से हमने CGSI के कितने सभी 100 प्रश्न को हमने देखा। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया क्योंकि ये जो मैथ्स का पोर्शन है ये ज़्यादा समय लेते हैं और उसको सॉल्व करके बताने में थोड़ा समय लगता है और सॉल्व करके लिखने में भी थोड़ी समस्या पैदा होती है। तो इस तरह से हमने करके देख लिया। आगे हम और भी प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।